Hello and welcome to the Tej Civil's Newsbits Analysis program. So in today's video, we will cover current affairs from 25th September. So this is the news index for 25th September's video. तो इसमें 25th को जो articles थे, they were very good articles with respective to your mains preparation. So you should read this article. पहला हमारा आर्टिकल ग्रीन हाइड्रोजन और गवर्नमेंट का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इट इज़ रिगार्डिंग दैट. उसके बाद एक अच्छा पर्सपेक्टिव हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके देखने को मिला. यूजुअली हमारा जब एआई की रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट आता है तो वी यूजुअली टॉक्स अबाउट इट्स टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, बट कैसे एआई और जो एनर्जी डिमांड है उसमें एक कोरिलेशन है और ये आने वाले समय में कैसे एआई की गति को प्रभावित करेगा. दिस आर्टिकल शोज दिस पर्सपेक्टिव. आफ्टर दैट वी विल कवर 6 शेड्यूल स्टेटस जो इशू लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है. वी विल इन डेप्थ कवर दैट इशू. एंड आफ्टर दैट वी विल सी H1B वीज़ा को लेके जो यूएसए ने अपने पॉलिसी लेवल में चेंजेस किए, व्हाट आर दीज चेंजेस और व्हाई दे हैव मेड दीज चेंजेस. उसके बाद इंडिया ने रिसेंटली यूएनजीए में एक लाइक माइंडेड कंट्रीज की मीटिंग करी ऑफ द ग्लोबल साउथ. सो दिस टॉपिक बिकम इम्पोर्टेंट. बिफोर वी स्टार्ट टुडेज वीडियो, देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू एंड स्पेशली विद द फ्रेशर स्टूडेंट्स. अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप जो है मेंस के आंसर प्रीलिम्स होने के बाद लिखना चालू करेंगे तो दैट विल बी योर टफेस्ट और दैट विल बी योर बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन मेंस के कारण ही होगा. एंड अगर आप आंसर राइटिंग में जितना डिले करेंगे दैट विल बी अ वेरी टफ कॉल, क्योंकि आपको जो है वो सीनियर एस्पिरेंट्स के साथ फेस ऑफ करना पड़ेगा. and if you don't start early there will be very hectic schedule for you after the prelims. So this mains practice question is a good opportunity for you. प्लीज़ डू राइट. वी विल मेक श्योर कि हम आपके आंसर्स चेक करें एंड वी विल ऑल्सो शेयर जो आपने कमी है या जहां आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो दैट वाज ऑल आई हैव टू से. स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम. तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन और भारत का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है. तो ये आर्टिकल में काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में लिए जा रहे हैं उनको बताया गया है. इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक रेफरेंस और कैसे ये ग्रीन हाइड्रोजन का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं. वी विल रीविजिट दिस आर्टिकल वंस अगेन. तो 2024 का अगर आप क्वेश्चन देखें तो 5 मार्कर में आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द एम्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. तो GS2 में हमारा एक टॉपिक मेंशन है कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपका डेवलपमेंट विजन ही पूछ लिया था. ये हमने प्रीवियस न्यूज़ बिट्स में भी डिस्कस किया है. इस तरह सोलर एनर्जी पॉलिसी को भी डिस्कस किया हुआ है. तो ये जितने भी रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इन पे अगर गवर्नमेंट का कोई मिशन चल रहा है तो दैट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस. और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज़ वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. तो क्या है ये पूरा मिशन देख लेते हैं. इसमें हम 5 MMT तक के अपनी ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी बाय 2030 तक डेवलप करेंगे. साथ ही ये मिशन नियरली 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब्स भी जनरेट करेगा, विच ऑल्सो एड्स अस इन 50 MMT ऑफ कार्बन अबेटमेंट क्यूमुलेटिवली. इसके साथ ही इस मिशन में हम 60 से 100 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर्स को भी इंस्टॉल करेंगे. एंड ओवरऑल जो है इस मिशन में आप देखेंगे कि 8 लाख करोड़ तक का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिलेगा. तो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पिलर है. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा ये मिशन संचालित किया जा रहा है. इसका व्यापक उद्देश्य क्या है, तो ये गवर्नमेंट का ही विजन डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं. तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का ग्लोबल हब बनाना. तो आप छोटा सा एक ट्रायंगल बना सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेंटर में, उसके बाद उत्पादन, उपयोग और निर्यात. तो ये 3 मेन पिलर है हमारे, उत्पादन, उपयोग और निर्यात, इनका ग्लोबल हब इसे बनाना. अब इसके क्या क्या अदर्स पिलर हैं, तो सबसे पहला है डिमांड क्रिएशन. तो ये जब डिमांड क्रिएशन होगी तो उसकी सहायता से हम निर्यात भी कर सकेंगे, हमारी स्वदेशी मांग को भी पूरा कर सकेंगे. साथ ही इसमें एक प्रमाणीकरण व्यवस्था भी रखी गई है कि जो MNRI है हमारी, उसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए प्रमाणीकरण के लिए भी उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे. तो ये तो हमारा पहला पिलर था. इसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज़ द साइट प्रोग्राम. तो ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि साइट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है. तो साइट प्रोग्राम इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन. तो इस मिशन में 2029 से 30 तक 17,490 करोड़ का जो परिव्यय है वो निर्धारित किया गया है और ये 2 क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा. पहला तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि नियरली हम 60 से 100 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर जो है उनका निर्माण किया जाएगा. साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा. तो साइट मिशन जो है वो आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है.
उसके बाद आने वाली कौन कौन सी आगामी परियोजनाएं हैं, तो इसमें हम कम कार्बन युक्त इस्पात वाली परियोजनाओं के लिए वर्ष 2029-30 तक लगभग 455 करोड़ रुपए का परिव्यय तय किया गया है। साथ ही जो मोबिलिटी पायलट परियोजना है, आपने सुना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन वाली बसेस हमारी काफ़ी शहरों में संचालित की जा रही है, तो इसमें नियरली 496 करोड़ रुपीस का परिव्यय तय किया गया है। इसके साथ ही शिपिंग पायलट परियोजनाओं के तहत भी 115 करोड़ का परिव्यय तय किया गया है। तो टारगेटेड सेक्टर फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने एक पिलर विच इज़ डिमांड क्रिएशन, देन स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन मिशन, आफ्टर दैट जो सेक्टर स्पेसिफिक मिशन है उनको देख लिया है। आगे बढ़ते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन हब जैसे कि हमने पढ़ा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस। तो इसमें जो भी ग्रीन हाइड्रोजन के व्यापक उत्पादन अथवा उपयोग में सहायक क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आरंभिक चरण में कम से कम 2 ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन हब्स जो है वो स्थापित करने की योजना है। हब व अन्य परियोजनाओं के लिए नियरली 400 करोड़ का परिव्यय तय किया गया है। अब समर्थकारी नीतिगत व्यवस्था क्या है, तो जो हमारी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की आप देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज़ है, नेशनल लेवल पे भी इस तरह की पॉलिसीज़ लाई जा रही है। इसके बाद इस मिशन में अवसंरचनात्मक विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जाएगा, चाहे वो पाइपलाइंस हो, टैंकर्स हो, मध्य स्तरीय हमारी भंडारण व्यवस्थाएं हो। साथ ही अनुसंधान एवं विकास में भी इसमें मुख्य बल दिया गया है, जो हमें देखने को मिलता है साइट प्रोग्राम्स के तहत। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पिलर है कौशल विकास, कि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसके लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने टेक्नीशियंस और जो भी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तो ये पूरा मिशन था। टोटल जो इसके अगर हम आरंभिक परिव्यय को देखें तो इट इज़ नियरली 19,744 करोड़ रुपीज़। उसमें से 17,490 करोड़ जो है वो हमारा साइड प्रोग्राम को जाएगा और बाकी अन्य प्रोग्राम्स को जाएगा। तो दिस मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इस आर्टिकल को एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि अब आपने स्टैटिक देख लिया है कि कैसे गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, तो अब आपके लिए इस आर्टिकल को फॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और राष्ट्रीय जैव ईंधन मिशन का जिक्र किया गया है, जिसके द्वारा हम ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप कर रहे हैं। एक अच्छी लाइन मुझे इस आर्टिकल में लगी कि जिस तरीके से ऑथर ने ये रेफरेंस दिया, इस तरह के पैराग्राफ्स को आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से ऑथर ने स्टार्ट किया कि सरकार की अग्रणी पहलों के माध्यम से भारत पुराने युग सिंधु घाटी से आधुनिक युग हरित हाइड्रोजन घाटी में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गया है। तो इस तरह का जो कंक्लूजन है, आप चाहे क्वेश्चन एआई को लेके हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके हो, या कोई भी न्यू जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है उसमें आप ऐसे पास्ट से प्रेजेंट का लिंक दिखाते हुए कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका एक रेडीमेड कंक्लूजन है, आप इसको किसी भी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आप अपने हिस्ट्री को टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन से कनेक्ट करते हुए दिखा सकते हैं। तो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं उसे हम फटाफट देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश द्वारा हरित हाइड्रोजन नीति लाई गई है, जिसके तहत की हरित हाइड्रोजन घाटी अमरावती की घोषणा की गई है। इससे हरित ऊर्जा गलियारे की स्थापना की जाएगी और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत भी की जाएगी। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक शून्य उत्सर्जन परिसर जिसे कि नेत्रा भी कहा गया है की स्थापना की है। साथ ही तमिलनाडु सरकार ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी करी है, जिसके तहत कि वो एक HTWO इनोवेशन सेंटर भी स्थापित करने जा रहे हैं। साथ ही इसी तरह के कदम आपको भारतीय रेलवे द्वारा और अन्य विभागों द्वारा भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो बीकानेर में दुनिया का पहला एकीकृत हाइड्रोजन और हरित अमोनिया संयंत्र भी स्थापित किया गया है, तो राजस्थान भी इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक या अन्य जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव ऑल्सो हेल्प थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन दीज रीजन। साथ ही भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र हैं या फिर हमारा DRDO है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव इसमें लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो हमने पिलर्स में भी पढ़ा था वो था कि कौशल विकास करना, क्योंकि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आएगा तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी होने चाहिए, ताकि हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें। तो जो हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, उन्होंने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क 4 लेवल का इसमें पाठ्यक्रम एक विकसित किया गया है, ताकि जो भी टेक्नीशियंस हैं या जो भी संचालन में आवश्यक स्किल्स हैं वो हम डेवलप कर सकें। तो दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल। इस आर्टिकल से आप काफ़ी सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, यू कैन यूज़ इन द प्रीवियसली डिस्कस फ्रेमवर्क। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल।
तो अभी तक जब भी हम एआई की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट्स टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, बट ये जो आर्टिकल था ये काफ़ी डिफरेंट व्यू देता है, क्योंकि कोई भी एआई की जो प्रोसेसिंग होती है उसकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म, बी इट जीपीटी और जेमिनी, इस पे आप कोई भी प्रोसेसिंग काम करते हैं, कोई भी इमेज जनरेशन करते हैं, तो उसके लिए जो डेटा सेंटर हैं उनको पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये पावर कहाँ से आएगी और इसका एआई का इस पावर कंजम्पशन डिमांड पे क्या असर होगा, ये आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस करता है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एआई और इसका एनर्जी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर आप ग्लोबल एनर्जी डिमांड को देखें विच इज़ फ्रॉम डेटा सेंटर, तो उनकी कैपेसिटी का अनुमान लगाया जा रहा है कि दैट विल सी अ राइज फ्रॉम 19 टू 22% बाय 2030। जो एनर्जी डिमांड अगर करंटली हम देखें तो इट इज़ नियरली 60 गीगावाट, जो कि 2030 में बढ़कर 170 से 200, एक जो कि 2030 में बढ़ के 170 से लेके 200 गीगावाट तक इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरह की जो एनर्जी राइज है उसको रिक्वायर करने के लिए वी हैव टू बिल्ड ट्वाइस द कैपेसिटी बिल्ड सिंस 2000, बट विद इन 1/4 ऑफ द टाइम। आईईए की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है विद सीज की जो ग्लोबल पावर डिमांड है दैट विल बिकम डबल बाय 2030, एंड यू विल सी कि हमें रिक्वायर्ड होगा 950 TWh पावर विच इज इक्वल्स टू द जापान्स एंटायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। तो इट शोज कि कैसे आने वाले समय में एआई एनर्जी कंजम्पशन का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन जाएगा। अगर हम वर्ल्ड वाइड सेक्टोरल कंपेरिजन करें तो करंटली जो डेटा सेंटर्स हैं वो 1 से 2% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस को कंज्यूम करते हैं, विच इज़ प्रोजेक्टेड कि ये 2030 तक नियरली 4% को कंज्यूम करेंगे। अगर आप देखिए जो स्टील इंडस्ट्री विच इज़ वन ऑफ द मेजर पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री, वो भी अभी तक 7% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। तो आने वाले समय में एआई एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्री के रूप में आपको उभरता हुआ दिखेगा। इफ़ यू सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के केस में डेटा सेंटर की जो डिमांड है दैट विल ग्रो फ्रॉम 1.2 गीगावाट विच इज़ इन 2024 टू 4.5 गीगावाट, क्योंकि इंडिया जो है वो एआई अडॉप्शन में काफ़ी फ्रंट रनर है। तो वी विल सी अ ह्यूज स्पाइक इन आवर एनर्जी डिमांड एज वेल। अब अगर डेटा सेंटर का कंसंट्रेशन आप देखें तो मेनली दे आर कंसंट्रेटेड इन मुंबई, चेन्नई एंड द एनआरसी। तो इट इज़ क्लियर कि आने वाले समय में जितना एआई का यूजुअल अडॉप्शन होगा, एआई लोकल लाइफ में प्रवेश करेगा, वैसे वैसे हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो भी देख उसमें भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो वी कैन सी कि जो एआई है इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, कि एक और तो जहाँ पे ये एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, साथ ही आपको कुछ पॉजिटिव वे भी प्रोवाइड कर सकता है कि इट कैन प्ले अ डिसीजिव रोल कि जिस तरह से एनर्जी डिलीवर की जाती है, यूटिलाइज की जाती है, मैनेज की जाती है। तो अगर एआई का सही तरीके से यूज़ करें तो ये जो लीकेजेस हैं या ट्रांसमिशन लॉसेज हैं इनको भी कम कर सकता है। साथ ही इट कैन हेल्प यू डिज़ाइन न्यू मटेरियल विच विल रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है एआई के थ्रू, बट अल्टीमेटली आईईए की रिपोर्ट्स को भी अगर हम देखें तो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि एआई कैन ऑप्टिमाइज द ग्रिड मैनेजमेंट बट इट्स ओन डिमांड ग्रोथ आउटपेस दीज गेन्स। तो आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम कैसे एआई और अपने एनर्जी नीड्स को बैलेंस करके चलते हैं। अब इसमें एक अच्छा फ्रेमवर्क दे रखा था कि कैसे इंडिया जो है वो रिन्यूएबल्स पे फोकस करके एक सस्टेनेबल वे में एआई का अडॉप्शन कर रहा है। अगर इंडिया के केस में आप देखें तो इंडिया के जो 1/4 ऑफ द डेटा सेंटर्स है विच आर नियरली 25%, तो दे आर ग्रीन सर्टिफाइड कि विच रिफ्लेक्ट कि इंडिया का जो कमिटमेंट है सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, दैट इज़ वेरी अफर्म्ड। साथ ही इट शोज कि वी ऑल्सो नीड सम नजिंग। इफ़ यू सी द नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, वी हैव अडॉप्टेड एआई इनेबल सिस्टम। इसी तरह जो एयरटेल है उनका नेक्स्ट्रा करके एक इनिशिएटिव है वेयर जो नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर है दैट यूजेज एआई पावर्ड कूलिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू कट एनर्जी यूजेज। तो ये शो करता है कि कैसे एआई का यूज़ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में किया जा सकता है जिससे एनर्जी डिमांड में हम एक रिडक्शन कर सकते हैं। इसी तरह का इनिशिएटिव ब्राइट नाइट्स के पावर अल्फा एआई द्वारा भी किया गया विच कैन फॉरकास्ट एंड ऑप्टिमाइज हाइब्रिड सोलर विंड बैटरी प्लांट्स एंड इंश्योर 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस। साथ ही अगर आप देखिए कि टाटा पावर जो है वो भी इसी तरह का सिमिलर प्रोग्राम चला रहा है। बेस्कॉम इन कर्नाटका हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग एआई टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड हील ग्रिड सेक्शन एंड दस मिटिगेट द डाउन टाइम। उत्तर प्रदेश के केस में तो जो पावर टैप थे उनके लिए भी काफ़ी इसे यूज़ किया गया। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखेंगे कि स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल्स किए गए थे, हालांकि देयर वर सम इश्यूज रिगार्डिंग दैट।
तो वी कैन सी कि बेसिकली एआई जो है वो एक डबल एज स्वॉर्ड है कि इसके एनर्जी सेक्टर में पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि हाउ वी यूज दिस टूल। सो दैट वाज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ये आर्टिकल बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। तो दीज टाइप ऑफ आर्टिकल यू शुड यूज़। आप अपने ऐसे आंसर में भी इस तरह के न्यू पर्सपेक्टिव को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लद्दाख और जो लद्दाख में 6 शेड्यूल इंक्लूजन को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वी विल कवर दिस थिंग। तो ये पूरा टॉपिक हमें दो लेवल पे समझना होगा। द फर्स्ट वन इज़ कि जो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि लद्दाख की ये डिमांड क्यों की जा रही है, और सेकेंडली जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस न्यूज़ विल सेटल डाउन बाय आवर मेंस। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 6 शेड्यूल। तो हमें 6 शेड्यूल क्या है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या उसमें इश्यूज़ हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम न्यूज़ को चेज़ करते हैं। आवर पर्पस शुड बी टू अंडरस्टैंड द थीम और टॉपिक की ये न्यूज़ किस टॉपिक में रिलेवेंट है, ताकि एग्जामिनर जो है वो तो न्यूज़ की जगह जो थीम है वहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन करेगा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द थीम यू कैन प्रिपेयर बेटर। तो फर्स्टली लेट्स सी कि पूरे जो इशू है उसका क्रक्स क्या है। तो लद्दाख में काफ़ी समय से 6 शेड्यूल और फुल स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था अंडर द सोनम वांगचुक विच इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। तो इफ़ यू सी कि आर्टिकल 244 है, इट गिव्स द प्रोविज़न फॉर द 6 शेड्यूल, और ये अभी तक इंडिया की 4 स्टेट्स में है विच आर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो लद्दाख भी इस प्रोविज़न में इंक्लूजन की मांग कर रहा था। तो अगर इस तरह के प्रोविज़न में इंक्लूड होता है तो वहाँ क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे कि हम एडीसी कहते हैं, तो दे आर द सेपरेट ऑटोनोमस बॉडी which have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state. तो लद्दाख was also demanding, but होम मिनिस्ट्री का कहना था कि they are providing them alternative option like other states are there which have special provision under the article 371. So center is not ready to impart the 6 schedule status. However, they were ready to provide some special incentive to the Ladakh. But if we see the case of tussle between the center and Wangchuk, so there is a discomfort between both of them. सोनम वांगचुक द्वारा यह अलीज किया गया था कि रिसेंटली उनकी 1000 कैनाल्स ऑफ लैंड जो कि उनके हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट के लिए बनाई गई थी, उसको कैंसिल कर दिया गया था बाय द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। सो दैट वाज अ बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज। बट वांगचुक का ही कहना था कि इट वॉज टेकन एज अ रिटेलिटरी मेजर बाय द सेंटर। सो दिस इज becoming a political issue. We will not move or we will not रीड मच अबाउट दिस, रादर देन हमारा मेन फोकस है कि इसका जो स्टैटिक रिलेवेंस है वो हमारे लिए क्या है। तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची क्यों जरूरी है, इसके क्या मुख्य प्रावधान है, और इस जो अनुसूची है इससे जुड़ी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, और साथ ही जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो लद्दाख की जो अनुसूची की मांग है वो मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर आप देख सकते हैं। लद्दाख में आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, जैसे कि जियो थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट, साथ ही सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर भी 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं। तो लद्दाख काफ़ी समय से डिमांड कर रहा है स्पेशल जॉब रिजर्वेशन, और साथ ही इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण उनके जो लोकल कल्चर और लोकल इकोलॉजी पे इम्पैक्ट आएगा। तो दे आर सीकिंग अ फुल स्टेटहुड एंड इंक्लूजन इन 6 शेड्यूल टू प्रिजर्व देयर लोकल एनवायरनमेंट। तो इन विकास परियोजनाओं से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए भी उनकी डिमांड है। तो ये विकास परियोजनाएं हो जाएंगी, पर्यावरणीय प्रभाव हो जाएंगे। उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज़ द जनजातीय आधार। लद्दाख की 97% से भी अधिक जो आबादी है वो जनजातीय हैं, जो कि 6ठी अनुसूची के मानदंडों को पूरा करती है। हावेवर देर आर नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस आधार पर किसी भी स्टेट का 6 शेड्यूल में इंक्लूजन किया जाता है। तो बिकॉज लद्दाख इज प्रीडोमिनेटली ट्राइबल स्टेट, इसी वजह से वहाँ के आप ट्राइबल्स जो देखेंगे कि संस्कृति और पारंपरिक स्वशासन के लिए 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरी 6ठी अनुसूची का उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली ये अभी तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनजातीय भूमि और संसाधनों की रक्षा करना, साथ ही उन्हें गैर जनजातीय व्यक्तियों समुदायों को हस्तांतरित होने से रोकना। तो जो भी जनजातीय समुदाय हैं हमारे ट्राइबल्स ग्रुप, उनको शोषण व हाशिए पर जाने से बचाना तथा उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान का संरक्षण व संवर्धन करना। तो इस शेड्यूल में इंक्लूड होने के बाद कुछ एडीसी जो कि एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उनका क्रिएशन किया जाता है, एंड दे हैव सेपरेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बट इस 6 शेड्यूल के क्रियान्वयन के साथ भी कुछ इश्यूज हैं, तो हम उन्हें फटाफट देख लेते हैं।
सबसे पहले तो है कि ये जो एडीसीज बनाई जाती है, ये एक बहु जनजातीय संरचना को रिप्रेजेंट करती है कि एक ही परिषद के भीतर बहुत सारी जनजातियाँ होती है, तो उनमें सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराव होना स्वाभाविक बात है। इफ़ यू सी द केस ऑफ दीमा हसाओ एडीसी विच इज़ इन असम, तो वहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है दिमासा, कुकी, जमई, हमार एंड कार्बी। तो इतने सारे ट्राइबल ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल पॉइंट है। इसके बाद वित्तीय कमी भी जो है, इस तरह की केंद्र से अपर्याप्त निधि मिलना, साथ ही जो अगर आप वित्त का निर्धारण देखेंगे तो वो अभी तक जनसंख्या के आधार पे होता है, ना कि पिछड़ेपन के आधार पे। तो ये भी एक ग्रे एरिया है इन दिस सिक्स शेड्यूल। आफ्टर दैट वी विल सी द लिमिटेड ऑटोनॉमी विच इज सीमित स्वायत्तता। तो राज्य सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो देर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर एंटायर बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। साथ ही इन परिषद चुनावों में अंतर जनजातीय विवाद भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और अत्यधिक भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी की कमी भी इस तरह के एडीसीज में हमें देखने को मिलती है। एंड लास्टली लद्दाख की जो मांग है, इट इज़ बेस्ड ऑन द 97% ऑफ इट्स ट्राइबल पॉपुलेशन। अब ये तो समस्याएं थी, तो व्हाट आर द मेजर्स सो दैट वी कैन हैव द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्स शेड्यूल। तो सबसे पहले हमें अपने एडीसीज को सशक्त और एम्पावर करना पड़ेगा। उनको पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक अधिकार और मानव संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट रूप से निर्णय ले सके और अपनी योजनाओं को लागू कर सके। उसके बाद नीति वितरण के जो मानदंड हैं उनमें भी हमें सुधार करना पड़ेगा। वर्तमान में जो जनसंख्या के आधार पर नीति निर्धारण किया जाता है, उसकी जगह हमें पिछड़ेपन या विकास आधारित समायोजन किया जाना चाहिए। इसी तरह की मांग जो है वो चकमा, लाई और मारा काउंसिल्स ने भी हाल ही के समय में की है। साथ ही हमें अपनी सामुदायिक आधारित भागीदारी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इन एडीसीज में हम सिटीजन्स को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बना सकें। एवं असमानता व भूमि का विभाजन का समाधान भी हमें करना पड़ेगा। जो हमारे फेडरल इश्यूज है स्टेट और सेंटर के बीच में, और जो परिषद के बीच में जो हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन है, देयर शुड बी अ क्लियर सेपरेशन, ताकि प्रशासन में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट और इंटरफेरेंस ना हो। Also we have to invest in the capacity building of these ADC, have to invest in the capacity development program of these ADC, ताकि उनका जो फंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उनका क्रियान्वयन अच्छे रूप से किया जा सके। साथ ही क्षेत्र विस्तार पे भी हमें विचार करना पड़ेगा कि जो भी हमारे न्यू एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल लद्दाख, कि अगर उनका इंक्लूजन इसमें किया जाना चाहिए या नहीं, उसका एक सम्यक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही जो एडीसीज हैं, इनमें जिस भी तरह के भ्रष्टाचार इत्यादि घटनाएं होती है, तो उसके लिए हमें एक निगरानी और मूल्यांकन तंत्र बनाना पड़ेगा, और अपने सार्वजनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को भी एम्पावर करना पड़ेगा, ताकि ये संस्थाएं उचित रूप से कार्य कर सके। तो इस तरह से हमने सिक्स शेड्यूल के पूरे 360 कवरेज को कवर कर लिया है कि क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फोकसिंग ऑन द न्यूज़। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट आर्टिकल। तो इट इज़ रिगार्डिंग द H1B वीज़ा में जो भी पॉलिसी चेंजेस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। तो यू विल सी दिस इशू कि व्हाट दिस इशू इज़ ऑल अबाउट। सो इफ़ यू सी कि जो H1B वीज़ा है, ये स्पेशल जो ऑक्यूपेशनल है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, मेडिकल्स, इस तरह के वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता था। तो प्रीवियसली इसमें आपके 2000 से लेके 4000 तक की जो वीज़ा फीस होती थी वो एम्प्लॉयर को जमा करानी होती थी। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक चेंजेस किया एंड ही इम्पोज अ मैसिव $1 lakh फाइन विच इज़ नियरली 88 लाख रुपीज़ इन इंडियन टर्म्स। सो एम्प्लॉयर्स पे काफ़ी हैवी बर्डन आया, एंड विद इन अ डे ट्रम्प हैज़ टू मूव बैकवर्ड्स एंड दे मेड सम चेंजेस। तो उन्होंने एक न्यू चेंजेस किया कि अभी जो नए वीज़ा होंगे उन पे ये $1 लाख की फ़ीस तय की जाएगी। जो पुराने वीज़ा हैं उन पे ये नहीं होगी, और साथ ही ये वन टाइम है, ये हर साल नवीनीकरण के रूप में नई नहीं ली जाएगी। और जो भी पुराने वीज़ा होल्डर्स हैं, दे डू नॉट नीड टू पे दिस फीस। बट इसका काफ़ी इम्पैक्ट डोमेस्टिक रूप से यूएसए पे भी आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा पॉइंट ये था कि अगर यूएसए इस तरह की रिटेलिटरी पॉलिसी लेता है, तो इंडिया के सर्विस सेक्टर को पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जितने भी बड़ी एमएनसीज हैं, दे विल इस्टेब्लिश देयर जीसीसी विच इज़ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इन द इंडियन रीजन। तो इससे हम इम्पोर्टेंट रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस तरह का फैसला क्यों लिया गया। तो एक तो जो इसकी आइडियोलॉजिकल बेसिस है, दैट यू विल फाइंड इन द प्रोजेक्ट 2025 ऑफ द हेरिटेज फाउंडेशन विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस न्यूज़ बिट। साथ ही व्हाइट हाउस द्वारा अपनी प्रेस रिलीज में ऑफिशियली 3 इंपॉर्टेंट रीजन बताए गए। पहला था उसमें कि प्रोटेक्टिंग अमेरिकन जॉब्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी एक्सप्लिसिटली कहा कि द प्रोक्लेमेशन रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री फॉर एलियंस
as non-immigrants to perform services in specialty occupation in the H-1B program unless the petition is accompanied by a $1 लाख पेमेंट। साथ ही इसमें एक ग्रे एरिया भी छोड़ा गया जहां कहा गया था कि इट कैन अलाउ ऑन अ केस बाय केस एग्जाम्पशन इफ इन द नेशनल इंटरेस्ट। सो यू कैन सी दिस इज द ड्यूअल, ये एक दोहरा चरित्र है वेस्टर्न पावर द्वारा कि अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में है तो दे कैन स्टिल अलाउ विदाउट दिस 1 लाख पेमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि दे आर लुकिंग टू कॉम्बैट द अब्यूजेज ऑफ H-1B वीज़ा। अगर आप देखेंगे जो अमेरिकन वर्कर्स हैं इट इज़ बीइंग रिप्लेस विथ लोअर पेड फॉरेन लेबर्स। तो अगर हम आईटी सेक्टर्स को देखें तो H-1B वीज़ा हैज़ सीन अ राइज फ्रॉम 32% इन द फाइनेंशियल ईयर 2003 टू ओवर 65% इन द रीसेंट ईयर। इसके कारण क्या हुआ कि अमेरिका का जो यूथ है उसको स्टेम सेक्टर में जो नौकरियां हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। एंड यू विल सी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग द कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट इट हैज़ रीच 6.1%। and computer engineering के cases में it is nearly 7.5%, more than double the rates for biology और art history majors। तो इट शोज़ कि जो अमेरिका की डोमेस्टिक आईटी इंडस्ट्री है इट हैज़ सीन अ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दैट। साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि अमेरिकन आईटी वर्कर्स हैज़ इवन बीन रिपोर्टेडली फोर्स टू ट्रेन देयर फॉरेन रिप्लेसमेंट अंडर द नॉन डिस्क्लोजिंग एग्रीमेंट। सो इन्होंने ये भी कहा है कि इट इज़ अ पोजिंग अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट because it is disincentivize the future American workers to choose STEM career which threaten their national security. So these were two important reasons they gave. And lastly they said कि they are prioritizing the American workers. They has also said कि they are using tariff as a strategic tool to rebuild American manufacturing, secure their supply chain एंड प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे सेक्शन टू इनके टू सेक्शन 232 टैरिफ हम पे लगाए गए हैं तो दे आर एक्सप्लिसिटली क्लेमिंग कि इट इज़ देयर स्ट्रेटेजिक टूल। सो विद इन 24 आवर्स हाउएवर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू मेक चेंजेस। तो दिस बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि कैसे आने वाले समय में सर्विस सेक्टर और जो आईटी इंडस्ट्री है उस पर भी यूएसए के टैरिफ का प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। And last article is regarding the evolution of Indian foreign policy. तो recently यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 80th UNG की जो है वो 80th मीटिंग चल रही है एंड वेयर आवर फॉरेन मिनिस्टर हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया विद अ वेरी गुड टर्म्स। सो हमने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी एंड वी हैव टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। तो आवर फॉरेन मिनिस्टर सेड कि द कंसेप्ट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इज अंडर अटैक even as countries of the global south are seeking more solution from international organizations such as the United Nation। तो ये रिमार्क देखा जा रहा है कि जो ट्रम्प का क्लेम था रिसेंटली यूएनजीए में कि कैसे उन्होंने 7 कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका है एंड यूनाइटेड नेशन फेल्ड। तो हाउएवर जो जयशंकर जी थे उन्होंने डायरेक्ट कोई क्लेम नहीं किया अगेंस्ट द यूएसए बट दैट वाज अ वेरी डिप्लोमेटिकली एम्ड एट द यूएसए। So this is the press brief we can see press brief by the our external affairs minister Dr. Jaishankar ji. It is written very beautifully, you should read these kind of articles। So it talks about global south in particular is confronted with a set of challenges। तो क्या क्या challenges हैं? He said कि shock of COVID pandemic, two major conflicts in Ukraine and Gaza, extreme climate event, volatility in trade, uncertainty in investment flows and interest rate, and the catastrophic slowing down of the sustainable development agenda। It is basically targeted at the United Nations। So this SDG point is directly relevant or targeted at the Trump। After that, he said it is natural that the global south would turn to multilateralism for the solution। एंड इंडिया ने इसके लिए कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज एंड द ग्लोबल साउथ के लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल भी प्रपोज करे जो कि इस प्रकार हैं। ही सेड कि वी विल हैव अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस दैट डेमोक्रेटाइज प्रोडक्शन एंड इनहेंस इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो वेरी गुड कीवर्ड यू कैन सी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। साथ ही a stable environment for balance and sustainable economic interaction including more south and south trade एवं resilient, reliable and shorter supply chains that would reduce dependency on any single supplier। So very diplomatically he made this comment with context to China। After you can see कि we said we will have a urgent resolution of conflict that are impacting food, fertilizer and our energy security। तो इस तरह हमने कुछ नए प्रिंसिपल दिए सो दैट वी कैन एंगेज मोर विद दीज लाइक माइंडेड कंट्रीज। ऑल्सो इंडिया ने प्रपोज किए कुछ पॉइंट ताकि आने वाले समय में हम हमारे जो कलेक्टिव कोलोब्रेशन है उनको बढ़ा सके।
तो इट वॉज कि वी विल यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग फोरम टू स्ट्रेंथन कंसल्टेशन अमंग द ग्लोबल साथ ही वी विल टेबल स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट जो हमने इंडिपेंडेंटली रूप से डेवलप किए हैं बट वो पूरे फोरम के लिए यूजफुल हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हमारा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी एजुकेशनल कैपेसिटीज़ है, इसके साथ ही वी विल वर्क टुवर्ड द क्लाइमेट एक्शन एंड द क्लाइमेट जस्टिस। After that, we also made promise to work and discuss the frontier technology like AIs. And also, at last, we have to reform the United Nations and the multilateralism as a whole. So you can see कि बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में जयशंकर जी द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड यू कैन यूज सच पॉइंट्स वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डिक्लाइन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इन योर फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चंस. So that was all in today's news bit. Now we will see the today's practice question. So this question is relevant with the sixth schedule provisions. The question is the sixth schedule provides for autonomous district council and regional council to ensure tribal self-governance and cultural preservation. अब कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन. दैट मीन्स कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने हैं. किसके लिखने हैं वो देखते हैं. Critically examine its implementation in northeast India and discuss the relevant of similar demands from the tribal area of Ladakh. तो इसको आप दो फ्रंट पे कवर करेंगे. सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के केस में इसकी सक्सेस आपको कवर करनी है और इसके लिमिटेशंस देखने हैं. देन सेकंड पार्ट में आपको लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में करंट जो डिमांड्स है उनका रिलेवेंस डिस्कस करना है. तो दैट वे यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सेंड योर आंसर एट दिस QR कोड ऑफ तेज ताऊ. So that was all in today's news bits. Stay tuned to the Taste Sales platform. Take care and bye bye as of